इसके पहले हमने 2 क्लास कर चुका है सीडीपी का, तो आज हम सीडीपी का पियाजे के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग इन सब से मिला कर के हर बार एग्ज़ाम में 2-2 मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के 4 स्टेज हैं। कौन-कौन से स्टेज हैं? एक है सेंसरी मोटर, जिसे हम लोग इंद्रियगामी कहते हैं। जो बच्चों में शैशवावस्था होता है ना, उसे ही सेंसरी मोटर कहते हैं। जो 0 से 2 वर्ष के अवस्था में रहता है, इसमें ही बच्चा 5 सेंस को यूज़ करता है, जैसे देखना, छूना, सुनना, चखना, सूंघना तथा हर चीज़ों को समझना। ये हमारा सेंसरी मोटर हो जाता है। जो सेंसरी मोटर होता है हमारा 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस, चीज़ों की स्थिरता को आना, इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई वस्तु हम बच्चे को दिखा देते हैं कि ये बच्चे वस्तु है, और उस वस्तु को अगर हम छिपा देते हैं, कहीं छुपा करके रख देते हैं, तो बच्चा उस वस्तु को उस जगह ढूंढने जाता है जहाँ वो वस्तु रखा रहता है। तो उसके दिमाग में वो उसका इमेज बना रहता है। ये हो गया चीज़ों की स्थिरता। अब डिफरेंस इमिटेशन मतलब नकल करना। डिफरेंट मतलब बच्चा क्या करता है, बड़ों की नकल करके सीखता है। अगर बच्चा देखेगा कि कोई आदमी, मतलब घर में देखते हैं कि बड़े आदमी अगर कोई साइकिल को ठीक कर रहे होते हैं, तो बच्चा खुद साइकिल ठीक करने चला जाता है। नल ठीक करते देखता है, नल ठीक करने चला जाता है। मतलब बड़ों की नकल करना इसी उम्र में सीख सीख जाता है, जो होता है हमारा शैशवावस्था। और तीसरा हो गया किसी चीज़ को देखकर उसकी तरफ जाना। मतलब जैसे हम बच्चा को बुलाना चाहते हैं, जैसे अब छोटा बच्चा होता है, चलना चलना नहीं जानता है, तो उसे हम क्या करते हैं, कोई उसके पसंदीदा चीज़ को उसे दिखाते हैं ताकि वो मेरी तरफ आए। तो ये सब हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया प्री ओरिएंटेशन स्टेज, मतलब ये हो गया 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक, अभी हम पढ़े थे शैशवावस्था, उसके बाद आ गया पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पियाजे का जो विकास का दर है वो 4 स्टेज होता है, जिसमें पहला हो गया था शैशवा, और दूसरा में हम पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक या सेमेटिक, जिससे चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। किसी चीज़ का सिंबल बता के कि ये देखो ऐसा होता है, ये इस तरह से इगोसेंट्रिक बच्चा हो जाता है इस उम्र में। मतलब कि जैसा करोगे बच्चा वैसा ही करेगा। अगर आप बच्चे को ज़ोर से बोलोगे तो बच्चा आपके साथ भी ज़ोर से बोलेगा। बच्चे को अगर मारोगे तो बच्चा भी आपको मारेगा, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है अभी नैतिकता के बारे में। लॉजिक की कमी होती है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग जब बच्चे बड़े को मारते हैं तो सिखाते हैं, बच्चा ऐसे, बेटा ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं कर पाने का लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं कर पाने का मतलब हो गया कि जब भी बच्चा गुड़िया के साथ खेलता है तो वो उससे बातें करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे पानी पिलाता है, उसे हर चीज़ बताता है, बोलता है। ये हो गया नॉन, मतलब क्या है, उसे निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है, रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता है। मतलब अगर इधर 3 और 2 का कोई सामान रखा हुआ है तो उसे अपोजिट नहीं कर पाएगा। जैसे 4 + 9 इधर लिख दिए, तो उसे अब बड़ा इक्वल करके अगर कहेंगे उसे इस पार भी लिखो, तो वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि इस उम्र में उसे रिवर्स थिंकिंग नहीं आता है। इसी उम्र में बच्चा 10 के 10 सिक्के को 10 के नोट से ज़्यादा समझता है। मतलब रिवर्स थिंकिंग नहीं है उसके पास, क्योंकि बच्चा को अगर 10 सिक्का दीजिए और एक 10 का नोट दीजिए, तो वो सिक्के लेना पसंद करेगा, क्योंकि सिक्का ज़्यादा है, नोट एक ही है। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा मूर्त संक्रियात्मक। अभी हमने पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक, अब हम पढ़ रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक, जो होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। इसके 3 चरण होते हैं, CCS। CC मतलब हो गया एक संरक्षण हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक सेरिएशन हो गया। सेरिएशन में बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को डिकोड और डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रखना या करना शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चे को तर्क आ जाती है। मतलब मूर्त मूर्त अवस्था जो होता है बच्चे में, इसमें बच्चे में तर्क आ जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर इधर 9 + 4 लिखा हुआ है, तो अगर इक्वल डाल के हम उस पार उसको बताना चाहेंगे, जैसे इधर 9 + 4 लिखा हुआ है, तो इक्वल करके बच्चे को फिर से हम 4 + 9 लिखने के लिए कहेंगे तो वो लिख देगा। बच्चे असेंडिंग ऑर्डर सीख जाते हैं, मतलब कि घटते क्रम बढ़ते क्रम बच्चे इस उम्र में सीख जाते हैं। लॉजिक करना सीख जाते हैं मैथ में कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और चौथा हमारा हो गया, इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 से ऊपर के बच्चों में होता है। इसमें कल्पनाशील चिंतन होना, इसमें अमूर्त चिंतन से कहिए, अमूर्त में कल्पना होता है और प्रक्रिया परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। इसकी हेरेडिटी या बायोलॉजिकल को इम्पोर्टेंस दिया है, सोशलाइजेशन को नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नोट में आप लोग लिख लीजिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पियाजे जो हैं वो हेरेडिटी और बायोलॉजिकल को इम्पोर्टेंस दिए हैं।
सोशलाइजेशन को इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं दिया है। बच्चों के विकास में हमेशा इन्होंने बायोलॉजिकल को इम्पोर्टेंस दिया है, सोशियोलॉजी को मतलब समाज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमेशा देता है और दे ही देता है कि बायोलॉजी ये पियाजे ने किसको इम्पोर्टेंस दिया है, कभी दे देगा वाइगोस्की ने किसको इम्पोर्टेंस दिया, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने पीछे थ्योरी में पढ़ा था पियाजे के बारे में, अब देखिए वाइगोस्की के बारे में आपको बता रहे हैं। ये क्या करता है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, क्योंकि ये समाज को मानते थे, ठीक है, ये बायोलॉजिकल को नहीं मानते थे, ये समाज के मानते थे, ये सोशियो कल्चर अप्रोच करते थे। ग्रुप लर्निंग में इनका विश्वास था। पीयर लर्निंग मतलब ये हो गया, ग्रुप लर्निंग मतलब क्या, बच्चे ग्रुप बना के सीखते हैं, बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चे अपने कज़न भाई बहन से सीखते हैं, ये सब होता है। ये रेसिप्रोकल लर्निंग होता है, एक दूसरे से सीखते हैं, मतलब बच्चे, हम जैसे क्वेश्चन बच्चे से कर रहे हैं, फिर बच्चा हमसे क्वेश्चन करेगा, फिर बच्चे से हम पूछेंगे कि अच्छा ये पढ़ा है, इसका ये मतलब क्वेश्चन आंसर बताओ, फिर बच्चा हमसे पूछे, इस तरह का रेसिप्रोकल लर्निंग होता है। तो ये बायोगोस्की का सबसे इम्पोर्टेंस थिंग है कि बायोगोस्की हमेशा समाज को इम्पोर्टेंस दिया है, हमेशा पीयर लर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया है, ग्रुप लर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। इसने बच इसने कहा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक भाषा के परिप्रेक्ष्य में होता है, मतलब बच्चे का जो विकास होता है वो हमेशा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसकी आलोचना किसने किया है, सोशल को महत्व दिया है, बायोलॉजिकल हेरेडिटी को महत्व नहीं दिया है। इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि इन्होंने हमेशा समाज को इम्पोर्टेंस दिया है, इन्होंने बायोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। लेकिन पियाजे क्या किए थे, पियाजे जस्ट इनके अपोजिट थे, उन्होंने बायोलॉजी को इम्पोर्टेंस दिया था, वाइगोस्की को नहीं दिया था। तो प्लीज़ इस बात को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं कि 3 इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट, ये क्या है, वाइगोस्की का, जैसे हम पियाजे में 4 फैक्ट पढ़े थे, वाइगोस्की का 3 फैक्ट है, जिसमें SCL होता है। एस में हो गया सोशल, सी में हो गया कल्चर, एल में हो गया लैंग्वेज, मतलब माता, इसमें हो गया बच्चे माता पिता भाई बहन से सीखते हैं। कि ये किस में आ गया, हमारा सोशल में। हमारा सोशल में क्या आ जाता है, बच्चे हमेशा किससे सीखते हैं, माता पिता भाई बहन से। कल्चर हो गया, जिस समाज में रहेंगे, जहाँ रहेंगे उस तरह की चीज़ें सीखेंगे। भाषा हो गया कि जो हम घर में यूज़ करेंगे भाषा, बच्चे वो आसानी से सीख जाएंगे। वाइगोस्की ने भाषा को मनुष्य का सबसे बड़ा यंत्र माना है। मनुष्य एक दूसरे से कनेक्ट भाषा से होता है। किसी भी चीज़ को थिंकिंग के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता है, मतलब वाइगोस्की साहब ने भाषा को इम्पोर्टेंस माना है, और इन्होंने समाज को इम्पोर्टेंस माना है इसको समझने के लिए। और दूसरा ये देखिए, सम अदर्स इम्पोर्टेंस टर्म इनका क्या था कि ZPD दे देगा, कि ZPD किन्होंने समझाया था, तो ZPD कौन बताए थे, वाइगोस्की साहब ने बताए थे। स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की साहब बताए थे। MKO वाइगोस्की साहब बताए थे, क्योंकि MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल थिंकिंग करने वाला होता है, जो हमसे ज़्यादा जानता है उससे हम मदद लेकर के सीखते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब कहीं हम, अभी बच्चा कोई पढ़ रहा है, अगर कहीं वो, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसे हम थोड़ा सा समझा देंगे, फिर वो करने लगेगा। ZPD में होता है जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब अपने संभावित विकास का क्षेत्र, जिस जगह है वो, अगर मान लीजिए वो बच्चा हो गया अगर 5 साल का, तो 5 साल के हिसाब से वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से वो सीख जाएगा। तो चलिए, हमने अभी पियाजे और वाइगोस्की को पढ़ लिया, अब हम कोलबर्ग को पढ़ेंगे। कोलबर्ग ने किसको इम्पोर्टेंस दिया, नैतिक विकास को। पियाजे से इंस्पायर थे। आपको क्वेश्चन में आएगा कि पियाजे से कौन इंस्पायर थे, तो पियाजे से कोलबर्ग इंस्पायर थे, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग दिया था। पियाजे के ही बात पर नैतिक परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। नै उसके बाद नैतिक तर्क को कोलबर्ग ने दिया। मॉरल डिसीजन, मॉरल रीजनिंग एंड मॉरल डिसीजन जो होता है हमारा, मॉरल रीजनिंग पर डिपेंड होता है। मॉरल डिलेमना, नैतिक दुविधा भी दिया है, मतलब नैतिक से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ हमारा होगा वो कोलबर्ग के हिसाब से होगा, क्योंकि कोलबर्ग ने ही नैतिक विकास को दिया है। इनके भी 3 लेवल थे, इन्होंने भी 3 लेवल में बच्चे को समझाया है। देखिए, प्री प्री कन्वेंशनल लेवल मतलब पूर्व पारंपरिक स्तर हो गया, दूसरा हो गया पारंपरिक स्तर, तीसरा हो गया उत्तर पारंपरिक स्तर। अब पूर्व पारंपरिक स्तर में क्या होता है कि 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं। इस उम्र के बच्चे में हमेशा क्या होता है, सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, खुद को डायरेक्शन देते हैं, खुद को करने के लिए, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। जितना बाहरी बताएगा उतना मॉडरेटली होगा, उतना उसका थिंकिंग डेवलप होगा। और
ये कन्वेंशनल पारस्परिक में क्या हो जाता है, इसमें 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं जो सोसाइटी के लिए सोचेगा कि मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ गुड बॉय गुड कर नहीं कहेगा, बैड बॉय कहेगा, इस तरह से बच्चे को समझाते हैं। और उत्तर पारंपरिक जो हो गया, ये 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों में हो गया, जो वैल्यू के लिए सोचेगा कि हम कैसा करेंगे, हम समाज में अच्छा करके दिखाएंगे, हमेशा अच्छे बनने के चक्कर में हमेशा मतलब ऐसा काम करते रहेगा कि समाज में अच्छा लगे वो काम। अब देखिए पूर्व पारंपरिक में बच्चा क्या क्या करेगा। पूर्व पारंपरिक में बच्चा आज्ञा अगर मानेगा, आपका बात मानेगा तो उसका सिर्फ एक ही होगा, या तो दंड से बचना होगा या गुड बॉय गुड गर्ल के लिए वो काम करेगा कोई भी चीज़, या आप उसे कुछ दोगे उसके बदले वो काम करेगा। इस तरह का भावना ये पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि आईक्यू लेवल कितना रहता है, तो बच्चे किस स्तर का होते हैं। देखिए जब आईक्यू लेवल हमारा 70 होगा तब हमारा क्या होगा, आईक्यू लेवल जब हमारा 70 होगा तो वो हम किसके नीचे आ जाएंगे, वो हम इंटेपेक, उस समय हम डिसेबल्ड हो जाएंगे। जब हमारा आईक्यू लेवल 70 होगा, 70 से नीचे हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम डिसेबल्ड हो जाते हैं। उस समय बच्चा को अपने सोचने समझने की, बच्चा भी आपने समाज में देखा होगा जो मतलब थोड़ा कहते हैं ना, जो बच्चा समझता नहीं है मेरी बात को, उसे कहते हैं मेंटल है, इस तरह की वो उसमें भावना रहती है। जो 70 से 79 के बीच में होंगे वो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोई बात को समझता है। जो 80 से 89 के बीच होते हैं वो भी लॉ ही एवरेज का होता है, लेकिन इन दोनों से बढ़िया होता है ये। और एवरेज जो होता है, एवरेज जिसका भी आईक्यू लेवल होता है वो 90 से 109 के बीच में होता है, ये इसको एवरेज मानते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा एवरेज रहता है, पढ़ने में ठीक रहेगा, काम करने में भी ठीक रहेगा, सब चीज़ करने में ठीक रहेगा। 110 से 119 में हाई एवरेज हो गया। इसमें बच्चा कोई भी चीज़ आप बताइएगा तो तेज़ी से सीखेगा, तेज़ी से करने का कोशिश करेगा। अब जो बच्चा 120 से 130 के आता है वो सुपीरियर कहलाता है, जो इस सबसे हाईएस्ट लेवल का हो गया। और जो 130 से ऊपर का हो गया आईक्यू लेवल, वह वेरी सुपीरियर होता है, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा होता है। तो पूछता है ऐसा कि प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 130 से ऊपर होता है। फिर पूछेगा सुपीरियर का कितना होता है, तो 130 120 से 130 हो जाता है। ठीक है, और हाई एवरेज जो होता है हमारा 110 से 119 के बीच में होता है। और एवरेज बच्चा जो होता है इसको, और इसको ज़रूर याद रखिएगा, इससे ऊपर लॉ हो गया 70 से नीचे, एवरेज हो गया 190 से 109 के बीच, और ऊपर हो गया सुपीरियर जो हो गया 130 से ऊपर। ये 130 से ऊपर वेरी सुपीरियर जो बच्चा होता है इसी को हम गॉड गिफ्टेड बच्चा मानते हैं। गॉड गिफ्टेड बच्चा की का हाईक्यू कितना होता है, 130 से ऊपर। अब हम देखते हैं बहुआयामी सिद्धांत क्या होता है। बहुआयामी सिद्धांत मतलब होता है मल्टी मल्टी इंटेलिजेंस, मतलब एक साथ बहुत सारे उसके वृद्धि हो जाता है बुद्धि। वो किसने दिया, बहुआयामी का बुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। ठीक है, चलिए हार्वर्ड गार्डनर जो हमारे 8 प्रकार के बुद्धि दिए उस बुद्धि को हम लोग बताते हैं। आज एक ही क्लास में सारा सीडीपी खत्म हो जाएगा। भाषिक बुद्धि हो गया, जिसमें भाषा लैंग्वेज को आदमी समझता है, जैसे जो जो भी काम वो भाषा के माध्यम से करता है। जैसे लॉयर हो गया, लेक्चर हो गया, राइटर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया। मतलब लॉयर मतलब वकील, लेक्चरर जो स्कूल कॉलेज में जो हमारे लेक्चरर होते हैं जो अपनी बात के माध्यम से सब कोई चीज़ समझाते हैं। राइटर जो किताब लिखते हैं, जर्नलिस्ट जो भी, वो जर्नलिस्ट मतलब हो गया पत्रकार। ये सब क्या करते हैं, भाषिक बुद्धि के इसमें आ जाते हैं, भाषिक बुद्धि में आ जाते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल्स हो गया, इसमें साइंटिस्ट लोग आते हैं। जो भी साइंटिस्ट सारे आएंगे वो साइंटिस्ट किस में आ जाएंगे, लॉजिकल में। अब हम पढ़ते हैं स्पेटियल, इसमें स्थानिक बुद्धि आते हैं, जो अपनी अपनी बुद्धि के क्षमता पर क्या करते हैं। इसमें पैलेट, सेलर, पेंटर, आर्किटेक्ट, मतलब जो भी मूर्ति बनाता है। पायलट जो होता है किस तरह से उसे चलाना है, ड्राइवर जो होते हैं, सेलर जो नाव चलाते रहते हैं, ये सब अपनी बुद्धि का उपयोग करके काम करते हैं। म्यूजिकल, जो म्यूजिक के माध्यम से अपना काम करते हैं वो हो गया म्यूजिकल के अंतर्गत आते हैं। बॉडी काइनेटिक मतलब हो गया, काइनेथेटिक्स मतलब हो गया कि जो भी काम वो पूरे बॉडी का यूज़ करके करते हैं। जैसे हो गया दौड़ने वाले आदमी जो हो गया, स्पोर्ट्स जो होते हैं, जो डांस करते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, ये सारे जो जिम्नास्टिक्स होते हैं, वो सब जो सर्जन होते हैं, ये सब किस में आ गए, ये सब आ गए बॉडी काइनेटिक्स में। अब एक दूसरे को समझने वाले, ये हो गए इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल हो गए। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया, काउंसलर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, जो एक दूसरे को समझते हैं, कौन सा बात ऐसा बोलेंगे कि किस तरह से बोले कि सामने वाला समझ जाए।
सातवां हमारा हो गया इंट्रापर्सनल, जो खुद को समझने वाले, अवेयरनेस ऑफ वन फीलिंग, जो खुद को समझते, खुद की भाषा को, खुद को अपनी भाषा फीलिंग्स को बाहर करते हैं। जैसे फिलोसफर, स्पिरिचुअल, मतलब ऐसी बात करते हैं जो अपने अंदर जो उन्होंने फील किया है, जो उस भाषा उस चीज़ को बाहर लोगों को समझाते हैं। और हमारा ये आठवां हो गया नेचुरलिस्ट, मतलब क्या, जो नेचर के हिसाब से काम करता है, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। फार्मर हो गया, हंटर्स हो गया, टूरिस्ट हो गया, बॉटनिस्ट हो गया, जूलॉजिस्ट हो गया, जो पक्षी के बारे में जानते हैं। मतलब ये टोटल मिला के कहिए कि आप बायोलॉजी के बारे में, जो भी इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है समझता है, वो सारा किस में आ जाता है, नेचुरलिस्ट में आ जाता है। इसकी आलोचना क्या करता है, क्रिटिसिज्म इसकी क्या है, अनुभव जन्य साक्ष्य को लैक करती है। मतलब इसमें अनुभव के आधार पर कितनी चीज़ें साक्ष्य में नहीं हो पाता है, इसमें रिसर्च बेस्ड की कमी होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि बच्चे किस स्टेज में क्या करना सीख जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय 6 सप्ताह के बाद, 6 वीक्स, 6 सप्ताह के बाद बच्चा कूकना शुरू कर देता है। 6 मंथ के बाद बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है। 1 वर्ड कब से बोलना शुरू कर देता है, 1 ईयर के अराउंड बच्चा 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। 2 वर्ड जोड़ करके लंबा वाक्य कब बोलना शुरू कर देता है, वो हो जाता है हमारा 18 से 24 महीना। जैसे मम्मी खाना, 1 से 2 शब्द, मम्मी पानी, ये हो गया 1 से 2 शब्द। कब शुरू कर देता है वो, 18 से 24 महीने के अंदर। और जो सबसे लंबे उच्चारण का शब्द बोलना शुरू करता है वो 2 से 4 साल के बीच होता है। जो लंबी लंबी बातें, मुझे खाना है, मुझे खेलना है, मतलब बातें करने लगता है नॉर्मल हम लोगों के जैसा, तो वो हो जाता है 2 से 4 वर्ष के अंदर में। देखिए बच्चे किस उम्र में कितना वर्ड को याद रख पाते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं कि जब बच्चे 1 साल के होते हैं तो उन्हें 2 वर्ड याद रहता है। जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 272 वर्ड्स याद होने लगते हैं। 272 वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देते हैं, याद रखते हैं कि ये क्या है, कि किसी भी सामान को देख करके पहचान जाते हैं। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके पास 900+ वर्ड उसके पास हो जाते हैं। जब 4 साल का होता है तो 1600+ वर्ड उसके पास रह जाते हैं, जो उसे याद रहता है, जो बच्चा यूज़ करता है डेली लाइफ में, पहचान जाता है बोलने के क्रम में। और वो जब 5 साल का होता है तब उसे 2072 वर्ड्स याद रहते हैं। तो इस सब चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछता है। ये देखिए, ये हमारा हो गया जो हमारे शरीर में जो बच्चे के शरीर में डिसेबिलिटी होती है ना, उसे बताया, उसे पूछता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर, बच्चा किताब को पढ़ नहीं पाता है, वो उसे रीड नहीं कर पाता, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो राइटिंग से संबंधित अगर डिसऑर्डर है, राइटिंग से संबंधित उसे कोई प्रॉब्लम है, नहीं लिख पा रहा है, तो उसे डिसग्राफिया कहेंगे, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब होता है जोड़ घटाव करना, ठीक है। जो बच्चे को कैलकुलेशन से संबंधित, मैथ से संबंधित प्रॉब्लम होती है, वो हो गया डिसकैलकुलिया के अंदर। डिसफेसिया, डिसफेसिया मतलब हो गया वो किसी को फेस करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। किसी को फेस करने में मतलब किसी से बात करने में हकला रहा है, हिचकिचा रहा है, शर्मा रहा है, तो वो हो गया क्या, डिसफेसिया। डिस डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब हो गया मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब उसके हाथ पैर घुमाने में दिक्कत होती है, उसे समस्या होता है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाता है, तो ये हमारा हो जाता है डिस्प्रैक्सिया में। आपने ADHD ज़रूर पढ़ा होगा या जानते होंगे, या इसको देखिए। ADHD मतलब क्या होता है, ये एक तरह से हमारा बच्चों में होने वाला डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे, देखने में उसे दिक्कत होगी, सुनने में दिक्कत होगी। कोई बात एक अगर बोलना वो चाह रहा है तो एक बात को वो कई बार रिपीट करेगा, तब उस बात को पूरी कर पाएगा। जैसे हम लोगों ने माय नेम इज़ खान देखे होंगे ज़रूर आप लोगों ने। शाहरुख खान जो रहता है, शाहरुख खान को बोलने में वो दिक्कत होती है, तो उन्हें ADHD नामक उन्हें बीमारी रहता है, जिस वजह से वो बात करने में एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, हकलाते हैं, चलने फिरने दौड़ने हर चीज़ में उन्हें अलग रहता है, मतलब नॉर्मल आदमी से अलग चलते फिरते हैं, बात करते हैं किसी से। अब देखिए, हाँ, अब हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव संज्ञान क्या होता है। कॉग्निटिव संज्ञान होता है जिसको हम अपने दिमाग से सोच करके फिर उसकी फीलिंग को बताते हैं, वो हमारा हो गया कॉग्निटिव। जो बच्चा सोचता है खुद से, कि अगर उसे मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो कैसे उसको सॉल्व करेगा, वो खुद से सोचता है। और कुछ अगर उसे बोलने के लिए कहा जाए किसी चीज़ के बारे में, तो वो खुद से सोच के बोलता है, तो वो हो गया हमारा कॉग्निटिव। अब ये हमारा हो गया मेटा कॉग्निटिव। मेटा कॉग्निटिव मतलब कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं,
उसको विचार कर रहे हैं। अगर हमने कुछ लिखा है, ठीक है, कोई हमको लिखने के लिए बोले हैं कि गाय पर लेख लिखो, तो हम गाय पर लेख लिखेंगे, फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ। मतलब खुद जो लिखे हैं उसी में फिर से अपना गलती ढूंढना या अच्छे से विचार व्यक्त करके लिखना, तो उसे मेटा कॉग्निटिव कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो हम फिर आगे हिंदी का और इंग्लिश का इसी तरह का क्लास लेके आएंगे। तो आज हमारा सीडीपी यहीं ख़त्म होता है। सीडीपी का सारे चैप्टर, सारे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थे जिससे पूछा जाता है, वो सारा चीज़ ख़त्म होता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।